साल 2020 में जब कोविड की लहर अपनी चरम पे थी, उस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोरोनिल नाम की दवा को लॉन्च करते हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये दवा कोरोना के लिए एक इफेक्टिव इलाज है। कोरोनिल श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया। हालांकि जब डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया तो सरकार बीच में आई और बाबा रामदेव को अपनी इस किस्म की मार्केटिंग को रोकना पड़ा। साल 2009 में 163 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी 2010 में 317 करोड़ कमाती है, 2011 में 450 करोड़, 2012 में 849 करोड़, 2013 में 1191 करोड़, 2013 में 2006 करोड़। साल 2022 तक ये कंपनी 45,000 करोड़ रुपए कमा चुकी थी और 2024 में इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। 23 जून 2020 को बाबा रामदेव कोरोनिल दवा लॉन्च करते हैं। एक हफ्ते के अंदर ये दवा आपको ठीक कर देगी और इसका सक्सेस रेट 100% है। कंट्रोवर्सी बढ़ने पे इस दवा की जांच आयुष मंत्रालय ने करी और इसके बाद बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापन न करने के लिए इस पूरी दवा के एड पे रोक लगा दी गई। 21 अप्रैल 2020 को आयुष मंत्रालय ने ये घोषणा कर दी थी एक नोटिफिकेशन निकाल के कि कोविड से रिलेटेड कोई भी रिसर्च की जाएगी तो वो आयुष मंत्रालय के सुपरविजन में होगी। लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने ऐसा कोई भी सूचना आयुष मंत्रालय को नहीं दी। इनफैक्ट 1954 के एक नियम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के तहत बाबा रामदेव पे कोई भी भ्रामक विज्ञापन न करने का आदेश जारी किया गया। कोरोनिल के मामले में उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी से लाइसेंस लिया गया था, लेकिन लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दिया गया था, न कि कोरोना के इलाज के रूप में। और इसके बाद उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव को एक शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उसे पूछा गया कि आखिर इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे जो लाइसेंस आपको मिला था तो आपने इस कोरोनिल दवा को कोविड के इलाज के रूप में कैसे मार्केट किया और क्यों। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पे 10 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। बाबा रामदेव ने ऐसा क्लेम किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें अपनी कोरोनिल दवा का अप्रूवल मिल चुका है। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये सफलता न सिर्फ पतंजलि कंपनी की सफलता है बल्कि पूरे देश की सफलता है। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खुद एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है कि हमने किसी भी किस्म की ऐसी दवा का ना तो रिव्यू किया है, ना ही सर्टिफिकेशन दिया है। साल 2015 में बाबा रामदेव ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पास डेंगू का 100% आयुर्वेदिक इलाज है। गिलोय, पीपल के पत्ते, एलोवेरा, अनार का जूस पीने से डेंगू का इलाज नेचुरली किया जा सकता है। साथ ही बाबा रामदेव ने क्लेम किया कि डेंगू के अलावा स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया का उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च किया है और इन सब का उन्होंने एक आयुर्वेदिक इलाज निकाल लिया है। उनकी इन सभी क्लेम्स के पीछे कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन नहीं था, किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उन्हें कोई ऐसा लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया था और ना ही उनके पास ऐसी कोई रिसर्च थी जिसके बेसिस पे वो ये प्रूव कर सके कि इन सभी बीमारियों का इनके पास इलाज है। बाबा रामदेव के क्लेम्स को काउंटर करने के लिए एम्स ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि ऐसा आयुर्वेद में कोई भी इलाज अभी तक नहीं पॉसिबल है जिसके बेसिस पे डेंगू जैसी बीमारी का इलाज हो सके। साल 2019 में डेंगूनिल नाम की दवा लॉन्च होती है। साल 2016 में बाबा रामदेव ने कच्ची घानी तेल के लिए एक एड निकाला। यहाँ इनका क्लेम था कि इनका तेल सबसे ज्यादा प्योर है, बाकी कंपनीज के जो तेल आते हैं उनमें मिलावट है। उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI पे भी लांछन लगाया और कहा कि सबकी नाक के नीचे ये विदेशी कंपनीज FSSAI का लाइसेंस ले रही हैं और खुलेआम मिलावटी प्रोडक्ट मार्केट पे बेच रही हैं। बाबा रामदेव के क्लेम के अनुसार बाकी सरसों के तेल में हेक्सागन सॉल्वेंट पाया जाता है जो एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है और इससे कैंसर तक होने के चांसेस हैं। वहीं पतंजलि का कच्ची घानी तेल कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनाया जा रहा है जो कि एकदम शुद्ध है। जिस NCBI संस्था का हवाला बाबा रामदेव ने दिया था उस संस्था ने खुद बाबा रामदेव के इन क्लेम्स को नाकार दिया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया, सभी सॉल्वेंट ऑयल्स में जो फूड सॉल्वेंट हेक्सेन यूज किया जाता है वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक कंप्लेन फाइल की जाती है क्योंकि FSSAI के 2011 के रेगुलेशन का सारा कंप्लायंस किया जा रहा था। साथ ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में बाबा रामदेव के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की जाती है। हेक्सागन सॉल्वेंट से किसी किस्म का कैंसर नहीं होता है, जबकि बाकी कंपनीज पे बाबा रामदेव टारगेट कर रहे थे कि उनके यूज किए हुए एडिबल ऑयल से कैंसर हो सकता है। ASCI ने बाबा रामदेव के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और बोला कि इस तरीके के विज्ञापन जारी करना जहां पे दूसरी कंपनीज को कहना कि उनके तेल को खाने से कैंसर हो सकता है भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में आता है। राजस्थान गवर्नमेंट में एक कंप्लेन आती है पतंजलि के खिलाफ जहां उनके कच्चे घानी तेल को लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए और 5 सैंपल्स अलग अलग जगह से लिए जाते हैं। 5 में पतंजलि का तेल
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे फेल हो जाता है। हेयर ऑयल की कैटेगरी में भी पतंजलि कंपनी ने ये क्लेम किया कि बाकी सभी तेलों को अगर यूज किया जाएगा तो उससे कैंसर हो सकता है, और ये दावा भी गलत पाया जाता है। केरला के डॉक्टर केवी बाबू ने केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी और पतंजलि के 29 प्रोडक्ट्स पे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की एक कंप्लेन फाइल करी। कुछ विज्ञापन ऐसे भी पाए गए हैं जहां पे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारी का 100% इलाज का क्लेम किया गया है, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के तहत ये बीमारियां लाइलाज है, इनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इनको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। बार बार भ्रामक ऐड देने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। वी विल रिप यू अपार्ट एक ऑब्जर्वेशन भी दिया। साथ ही बाबा रामदेव को धमकी दी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट किया तो हम आप पे 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार में एक फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह एक मैगी पैकेट का रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें नो एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट लिखा होता है, लेकिन जब लैब में मैगी के सैंपल्स को चेक किया जाता है तो MSG के सैंपल्स पाए जाते हैं। जून 2014 में कोलकाता स्थित सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में मैगी के कई पैकेट्स जाते हैं टेस्टिंग के लिए। अप्रैल 2015 में रिजल्ट सामने आते हैं, जिसके तहत पता लगता है कि नेस्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट मैगी में नॉर्मल स्टैंडर्ड से 1000 गुना ज्यादा MSG अपने प्रोडक्ट्स में डाल रही है, और इसके बाद मैगी के सारे प्रोडक्ट्स वापस लिए जाते हैं। मैगी पे 640 करोड़ रुपए का फाइन भी लगता है। नवंबर 2015 में बाबा रामदेव इस मौके का फायदा उठाते हुए पतंजलि आटा नूडल्स मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मूव था, जहाँ पे एक बाजार में वैक्यूम आ गया था और पतंजलि इस वैक्यूम को भर रही थी। बस प्रॉब्लम एक ये आई कि बाबा रामदेव ने ये क्लेम किया कि FSSAI से उन्होंने लाइसेंस ले लिया है, जबकि इस सरकारी संस्था ने बाबा रामदेव को कभी आटा नूडल्स बनाने की कोई परमिशन दी नहीं थी। जहां पतंजलि के नूडल्स पे पीछे लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था, लेकिन जब एक सरकारी संस्था ने लाइसेंस इशू ही नहीं किया तो लाइसेंस नंबर कैसे आ सकता है। जिस कोलकाता स्थित सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ने मैगी के सैंपल्स टेस्ट किए थे, उन्होंने पतंजलि का आंवला जूस भी चेक किया और उसे अनफिट फॉर कंजम्पशन पाया। अप्रैल 2017 में देश की सभी आर्मी कैंटीन से पतंजलि के आंवला जूस को रिकॉल कर लिया जाता है। 2021 में पतंजलि काऊ घी पे जब रिसर्च किया जाता है और इसे लैब में टेस्ट किया जाता है तो अनफिट फॉर कंजम्पशन पाया जाता है। एक बार फिर कोलकाता स्थित सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में इस सैंपल को भेजा जाता है, जहां पे ये सभी मापदंडों पे फेल हो जाता है। हरिद्वार की डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर ने जब पतंजलि को एक नोटिस भेजा तो पतंजलि ने नोटिस न लेते हुए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करी कि नए लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए। दोबारा से केंद्रीय लेबोरेटरी में पतंजलि के घी का टेस्ट होता है और वहाँ पे ये घी फिर से टेस्ट में सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे फेल हो जाता है। इनफैक्ट पतंजलि ने तो एक पुत्र जीवक बीज भी तैयार कर दिया, यानी आप इस दवा को लीजिए और आपको सिर्फ पुत्र ही पैदा होगा। उसी तरह शिवलिंगी बीज में भी 31% मिलावट पाई जाती है, जिसका खंडन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा ने किया। 2012 में डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पतंजलि के मस्टर्ड ऑयल, पाइनएप्पल जैम, बेसन और शहद का टेस्ट किया और रुद्रपुर की लेबोरेटरी में ये सभी प्रोडक्ट्स टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। हरिद्वार की लोकल कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ 11 लाख रुपए का फाइन लगाया। जुलाई 2024 में पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पे बैन लगता है। इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर, ब्लड शुगर, जॉइंटिस और इनफैक्ट आंखों में लगने वाले चश्मे को भी सॉल्व करने की बात करते थे। एंड अगेन, इन सभी क्लेम्स के पीछे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी। बाबा रामदेव एक ऐसे ब्रांड थे जिन्होंने देश के कोने कोने में योग को पहुंचाया, उसे पॉपुलर किया और जिसकी वजह से बहुत से लोगों को फिटनेस के बारे में पता चला, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीने इसके बारे में पता चला। लेकिन आज बाबा रामदेव अपने कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए जिस तरीके के मीन्स अपना रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, ये हाईली अनएथिकल है। वो आज पतंजलि को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाने का सपना देख रहे हैं। भारत में तो फूड की सबसे बड़ी कंपनी ऑलरेडी पतंजलि बन चुका है। आज पूरा ग्रुप टर्नओवर पतंजलि का लगभग 50,000 करोड़ रुपए और आगे लक्ष्य हमें 1 लाख करोड़ तक इसको ले जाने का। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी कभी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स या फिर एक प्रॉपर रिसर्च की बैकिंग के साथ नहीं बनाई जा सकती है। बाबा रामदेव ने तो पेनल्टी भी दे दी, अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल भी कर लिया, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन एक बाबा ऐसे भी थे जिन्होंने कभी देश के कानून को कुछ समझा ही नहीं। उन्हें तो लगा कि सारे देश के नेता उनकी जेब में है, जिसके चलते वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आसाराम बापू ने किस तरीके से अपने भक्तों का विश्वास तोड़ा और देश के कानून को धता बताया, इस विषय को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।